हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सिविल सर्विसेज डीम। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस एग्ज़ाम 2023 का जीएस का थर्ड पेपर देखेंगे। ठीक है जी। तो इसके पहले हम लोगों ने जीएस का फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और निबंध वाला पेपर देखा था। उसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है, उसमें आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी अगर देखना चाहते हैं वो वीडियोज़। तो जीएस का थर्ड पेपर भी बहुत ही लेंदी पेपर होता है, जैसा कि जीएस का सेकंड पेपर हम लोगों ने देखा था, बिल्कुल वैसे ही ये भी जीएस का थर्ड पेपर भी बहुत ही करंट अफेयर से जोड़ के स्टैटिक पोर्शन को मिला के तब पूछा जाता है। और जीएस के थर्ड पेपर में जो सिलेबस है आपका, जो मोटे तौर पे जो टॉपिक्स हैं इसमें, वो मैं आपको बता दूं। इसमें सबसे जो मेजर टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो है आपकी इकोनॉमी, दूसरा है एग्रीकल्चर। ठीक है, तो एग्रीकल्चर से क्वेश्चन मिलेंगे, सबका लगभग इक्वल वेटेज रहता है। इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, इसके बाद है साइंस एंड टेक, और फिर एक टॉपिक है आपका इन्वायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, पर्यावरण और आपदा प्रबंधन। इसके बाद पांचवा टॉपिक है इंटरनल सिक्योरिटी यानी आंतरिक सुरक्षा। ठीक है, तो जो इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था, कृषि, विज्ञान प्रौद्योगिकी और इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण और आपदा प्रबंधन और आंतरिक सुरक्षा, ये पांच टॉपिक हैं। 250 नंबर का पेपर है, तो 50-50 नंबर के लगभग यहाँ पे पांच टॉपिक ये पूछे जाते हैं। यहाँ से लगभग 50-50 मार्क्स के सारे क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो 3 घंटे का पेपर है और 250 नंबर का पेपर ये भी है। इसमें भी 20 क्वेश्चन होते हैं और सारे कंपलसरी हैं, सब करने हैं आपको। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसा पेपर, कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन है। तो पहले पूछा गया है जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र, विशेषकर एमएसएमई की बढ़ी हुई हिस्सेदारी तेज आर्थिक समृद्धि के लिए आवश्यक है। इस संबंध में सरकार की वर्तमान नीतियों पर टिप्पणी कीजिए। तो सरकार की वर्तमान नीतियों पर, तो जैसे क्वेश्चन पूछा गया, जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र विशेषकर एमएसएमई की बढ़ी हुई हिस्सेदारी तेज आर्थिक समृद्धि के लिए आवश्यक है। तो इस संबंध में सरकार की वर्तमान नीतियों पर टिप्पणी कीजिए। तो जैसा कि मैंने बताया था कि करंट अफेयर से जोड़ के यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया आपका इकोनॉमी से, इंडियन इकोनॉमी से। ठीक है, 10-10 नंबर के, तो 10-10 नंबर के 10 क्वेश्चन होंगे यहाँ पे, जिनकी वर्ड लिमिट 150 वर्ड होगी। एक क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक। ठीक है, और 11 से लेकर 20 तक के जो क्वेश्चन होंगे वो आपके 15 मार्क्स के होंगे। ठीक है, तो 150 नंबर के 15 मार्क्स वाले होंगे, 100 नंबर के 10-10 नंबर वाले होंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय अर्थव्यवस्था में डिजिटलीकरण की स्थिति क्या है, डिजिटलाइजेशन की। इस संबंध में आने वाली समस्याओं का परीक्षण कीजिए और सुधार के लिए सुझाव दीजिए। आसान क्वेश्चन है, 150 शब्दों में लिखना है। ये भी आपका इकोनॉमी से पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे 20 नंबर के 2 क्वेश्चन इकोनॉमी के पूछ दिए गए हैं। लास्ट में हम लोग देखेंगे टोटल इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन हैं। फिर पूछा गया, कृषि उत्पादों के उत्पादन एवं विपणन यानी मार्केटिंग में ई तकनीक किसानों की किस प्रकार मदद करती है, इसे समझाइए। तो ये भी आसान क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर से क्वेश्चन पूछा गया है ये। ठीक है, ये सब आप नोट कर लीजिएगा बाद में। ये पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, ये टॉपिक लिखे रहेंगे, मैं इनको लिखा रहने दूंगा, ऐसे डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि पता चले कौन सा टॉपिक किस क्वेश्चन से पूछा गया है। इसके बाद पूछा गया है क्वेश्चन, भारत में भूमि सुधार के उद्देश्यों, तो ये भी एग्रीकल्चर से पूछा गया है, के उद्देश्यों एवं उपायों को बताइए। तो भूमि सुधार के उद्देश्य क्यों किए जाते हैं और उनके उपाय क्या हैं। ठीक है, आर्थिक मापदंडों के अंतर्गत भूमि जोत पर भूमि सीमा नीति को कैसे एक प्रभावी सुधार माना जा सकता है, विवेचना कीजिए। ठीक है, सिलेबस में दिया गया है, डायरेक्ट वहीं से क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, कृत्रिम बुद्धि यानी एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अवधारणा का परिचय दीजिए। तो ये तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था, एआई पर इतनी बात हो रही है, लगभग आप न्यूज़ में देखते रहते होंगे, न्यूज़पेपर वगैरह में, तो पूछ लिया गया है। तो ये साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है। ठीक है, एआई क्लिनिकल निदान में कैसे मदद करता है, क्या आप स्वास्थ्य सेवा में एआई के उपयोग में व्यक्ति की निजता को कोई खतरा महसूस करते हैं, मतलब उसकी प्राइवेसी को कोई खतरा महसूस करते हैं। तो उससे संबंधित ये पूछा गया करंट अफेयर्स से क्वेश्चन, साइंस एंड टेक से।
तो साइंस एंड टेक में आपका करंट से ही क्वेश्चन बनता है हमेशा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, उन विभिन्न तरीकों पर चर्चा कीजिए जिनमें सूक्ष्म जीवी इस समय हो रही ईंधन की कमी से पार पाने में मदद कर सकते हैं। जैसे आपने एथेनॉल वगैरह का नाम सुना होगा, सूक्ष्म जीवी ईंधन की कमी से पार पाने में मदद कर सकते हैं। ठीक है, तो उन तरीकों पर चर्चा करनी है आपको। तो ये भी साइंस एंड टेक का ही क्वेश्चन है। अगला है, बांधों की विफलता हमेशा प्रलयकारी होती है, विशेष रूप से नीचे की ओर, जिसके परिणाम स्वरूप जीवन और संपत्ति का भारी नुकसान होता है। बांधों की विफलता के विभिन्न कारणों का विश्लेषण कीजिए, बड़े बांधों की विफलताओं के 2 उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट से है। तो जैसा कि मैंने टॉपिक लिखा था ऊपर, इन्वायरमेंट प्लस डिजास्टर मैनेजमेंट, देखिए बिल्कुल क्रम से पूछा गया। जैसा यहाँ पे मैंने लिखा था, मैंने तो ऐसे गेस कर मतलब ऐसे लिख दिया था, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट और इंटरनल सिक्योरिटी। तो वैसे यहाँ पे इकोनॉमी से क्वेश्चन पहले 2 पूछे गए, ये 2 क्वेश्चन इकोनॉमी से हैं, फिर एग्रीकल्चर से हैं, ये साइंस एंड टेक से हैं, और फिर इन्वायरमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट। ये क्वेश्चन भी इन्वायरमेंट प्लस डिजास्टर मैनेजमेंट से है। ठीक है, तो पूछा गया तेल प्रदूषण क्या है, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर इसके प्रभाव क्या है, भारत जैसे देशों के लिए किस तरह से तेल प्रदूषण विशेष रूप से हानिकारक है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों में जन समुदाय का विश्वास बहाल करने में दिल और दिमाग जीतना एक आवश्यक कदम है। इस संबंध में जम्मू और कश्मीर में संघर्ष समाधान के भाग के रूप में सरकार द्वारा अपनाए गए उपायों पर चर्चा कीजिए। ठीक है, तो ये डिजास्टर मैनेजमेंट से क्वेश्चन पूछा गया है। आपदा प्रबंधन, सॉरी, ये क्वेश्चन पूछा गया है इंटरनल सिक्योरिटी से, आंतरिक सुरक्षा से। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, सीमा पार से शत्रुओं द्वारा हथियार, गोला बारूद, ड्रग्स आदि मानव रहित हवाई वाहनों की मदद से पहुंचाया जाना हमारी सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। इस खतरे से निपटने के लिए किए जा रहे उपायों पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है, तो ये भी आंतरिक सुरक्षा से ही संबंधित है, इंटरनल सिक्योरिटी से ही। तो 2 क्वेश्चन हर एक टॉपिक से पूछ लिए गए जो मैंने आपको बताए थे ऊपर। और इसके बाद है, ये सब 10-10 नंबर वाले क्वेश्चन थे। अब क्वेश्चन नंबर 11 से यहाँ पे 250 वर्ड्स, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि जिनकी शब्द सीमा 250 शब्द है और 15-15 नंबर के हैं। तो इसमें पूछा गया, भारत में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी प्रकृति में संरचनात्मक है। भारत में बेरोजगारी की गणना के लिए अपनाई गई पद्धति का परीक्षण कीजिए। तो बेरोजगारी कैसे निकाली जाती है, उसकी गणना कैसे की जाती है, उसकी पद्धति का परीक्षण कीजिए और सुधार के सुझाव दीजिए। ठीक है, तो ये इकोनॉमी से क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद क्वेश्चन है देखभाल अर्थव्यवस्था, ठीक है, केयर इकोनॉमी और मुद्रीकृत अर्थव्यवस्था यानी मोनेटाइज्ड इकोनॉमी के बीच अंतर बताइए। ठीक है, अंतर करना है आपको। महिला सशक्तिकरण के द्वारा देखभाल अर्थव्यवस्था को मुद्रीकृत अर्थव्यवस्था में कैसे लाया जा सकता है। ठीक है, किसके द्वारा, महिला सशक्तिकरण के द्वारा जो केयर इकोनॉमी है उसको मोनेटाइज्ड इकोनॉमी में कैसे लाया जा सकता है। ये भी इकोनॉमी से क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है खपत पैटर्न यानी क्रॉपिंग पैटर्न और विपणन दशाओं यानी जो मार्केटिंग कंडीशंस में परिवर्तन के संदर्भ में भारत में फसल प्रारूप यानी क्रॉपिंग पैटर्न में हुए परिवर्तनों की व्याख्या कीजिए। तो क्रॉपिंग पैटर्न और मार्केटिंग कंडीशंस में परिवर्तन के संदर्भ में आपको उनकी व्याख्या करनी है। ठीक है, तो ये एग्रीकल्चर से क्वेश्चन है। इसके बाद पूछा गया भारत में कृषि क्षेत्र को प्रदान की जाने वाली प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सब्सिडी क्या है। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO द्वारा उठाए गए कृषि सब्सिडी संबंधित मुद्दों की विवेचना कीजिए। तो प्रत्यक्ष सब्सिडी क्या है, अप्रत्यक्ष सब्सिडी क्या है, तो आपने पढ़ा ही होगा न्यूज़पेपर वगैरह में, करंट अफेयर्स में और स्टैटिक पोर्शन में। ठीक है, और तो ये क्वेश्चन भी एग्रीकल्चर से है। इसके बाद है इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाना दुनिया भर में तेज़ी से बढ़ रहा है। कार्बन उत्सर्जन को कम करने में इलेक्ट्रिक वाहन कैसे योगदान करते हैं और पारंपरिक दहन इंजन वाहनों की तुलना में वे क्या प्रमुख लाभ प्रदान करते हैं। तो आसान क्वेश्चन है, आप लिख सकते हो। ठीक है, ये साइंस एंड टेक से पूछा गया है। इसके बाद है
भारत के तीसरे चंद्रमा मिशन का मुख्य कार्य क्या है? ठीक है, चंद्रयान 3 जो अभी लॉन्च किया गया है, तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जिसे इसके पहले के मिशन में हासिल नहीं किया जा सका। ठीक है, तो वो मुख्य कार्य बताना है जो चंद्रयान 3 का मुख्य कार्य क्या है जो इसके पहले के मिशन में हासिल नहीं किया जा सका। जिन देशों ने इस कार्य को हासिल कर लिया है उनकी सूची दीजिए। ठीक है, प्रक्षेपित अंतरिक्ष यान की उप प्रणालियों को प्रस्तुत कीजिए और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के आभासी प्रक्षेपण नियंत्रण केंद्र की उस भूमिका का वर्णन कीजिए जिसने श्रीहरिकोटा से सफल प्रक्षेपण में योगदान दिया है। ठीक है, मैंने आपके लिए क्वेश्चन पढ़ दिया है, आप इसको डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। थोड़ा क्वेश्चन पेपर ब्लर दिख रहा है, लेकिन आप इसको अच्छे से डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। तो चंद्रयान 3 से साइंस एंड टेक से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड था, वहीं से पूछ लिया गया। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है इन्वायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित। यहाँ पर भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम पर टिप्पणी कीजिए और रामसर स्थलों में शामिल अंतर्राष्ट्रीय महत्व की भारत की कुछ आर्द्रभूमियों के नाम लिखिए। तो ये इन्वायरमेंट से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसके बाद है जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल यानी IPCC ने वैश्विक समुद्र स्तर में 2100 ईस्वी तक लगभग 1 मीटर की वृद्धि का पूर्वानुमान लगाया है। किसने? IPCC ने। हिंद महासागर क्षेत्र में भारत और दूसरे देशों में इसके क्या प्रभाव होगा? इसका क्या प्रभाव होगा? तो हिंद महासागर क्षेत्र में भारत और दूसरे देशों में इसका क्या प्रभाव होगा, ये बताना है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन इन्वायरमेंट से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, भारत द्वारा सामना की जाने वाली आंतरिक सुरक्षा यानी इंटरनल सिक्योरिटी की चुनौतियां क्या हैं? ऐसे खतरों का मुकाबला करने के लिए नियुक्त केंद्रीय खुफिया और जांच एजेंसियों की भूमिका बताइए। तो उनका रोल बताना है और चुनौतियां क्या हैं। तो आसान क्वेश्चन है, लिख सकते हो आप। ये इंटरनल सिक्योरिटी से क्वेश्चन पूछा गया है, आंतरिक सुरक्षा से। इसके बाद है भारत में आतंकवाद के वित्त पोषण भारत में आतंकवाद के वित्त पोषण के प्रमुख स्रोत और इन स्रोतों की कटौती के लिए किए गए प्रयासों को बताइए। इस आलोक में हाल ही में नई दिल्ली में नवंबर 2022 में हुई आतंकवाद के लिए धन नहीं, ठीक है, यानी NMFT, नो मनी फॉर टेरर, संगोष्ठी के लक्ष्य एवं उद्देश्य की भी विवेचना कीजिए। ठीक है, तो ये भी इंटरनल सिक्योरिटी से संबंधित क्वेश्चन है। तो टोटल 20 क्वेश्चन है। तो देखा आपने कि 2 क्वेश्चन यहाँ पे इंटरनल सिक्योरिटी से लॉन्ग पूछ लिए गए, 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपके इन्वायरमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट से पूछ लिए गए, 2 क्वेश्चन आपके साइंस एंड टेक से पूछ लिए गए। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपके एग्रीकल्चर से पूछे गए हैं, 2 क्वेश्चन इकोनॉमी से पूछे गए हैं। ठीक है, तो 5 टॉपिक हैं, 2-2 क्वेश्चन हर एक टॉपिक से। ये खूबसूरती है क्वेश्चन पेपर की। ऐसे ही शॉर्ट में भी आपसे 2-2 क्वेश्चन हर एक टॉपिक से पूछ लिए गए। इस क्वेश्चन को बिल्कुल ऐसे ही हम अपलोड कर देंगे टेलीग्राम पर, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद हम लोग GS का 4th पेपर भी देख लेंगे, और इसके अलावा जो पेपर आप देखना चाहते हैं उसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।